नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, आज भारत को मिल जाएगा नया राष्ट्रपति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की पूछताछ अभी भी जारी। जिला प्रमुखों से बोले उद्धव ठाकरे, शिवसेना का करे पुनर्निर्माण, 50 लाख सदस्यों से ले वफादारी का शपथ पत्र। तैराकी में राजस्थान ने रचा इतिहास, 4 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। अखिलेश का तंज, जन्माष्टमी से पहले बीजेपी ने कृष्ण भक्तों को दी चोट, क्या दूधो ना हो जैसे मुहावरों पर भी लगेगा जीएसटी। आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होते ही भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना आज सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त, बीजेपी ने जीत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी को यकीन है कि पार्टी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा देंगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 44 पार्टियों ने समर्थन किया था, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 34 पार्टियों से समर्थन मिला था। हालांकि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई थी, लेकिन आज जब नतीजे सामने आएंगे तो देश का राष्ट्रपति कौन होगा, इस बात पर भी मोहर लग जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से सोनिया गांधी से 10 जनपद पर हुई बैठक को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था, आरंभिक बैठक में कहां हुई और आप कितनी बैठकों में शामिल हुई, क्या इसकी कोई बैठक 10 जनपद पर भी हुई थी, क्या यह पूरा मामला पहले से ही पूर्व निर्धारित था, क्योंकि यंग इंडियन, एजीएल और कांग्रेस तीनों की मुख्य कर्ता धर्ता आप ही हो। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से 3 चरण की पूछताछ की जा रही है। पहले चरण में उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछे गए, इनकी संख्या 10 तक हो सकती है। इन सवालों में शामिल हो सकता है कि आयकर विभाग में टैक्स भरती है या नहीं, इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। आयोग को लिखे पत्र में शिंदे गुट ने कहा है कि बड़ी संख्या में शिवसेना नेता उनके साथ आ गए हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है गठित कार्यकारिणी को खत्म कर दिया गया है, साथ ही नई कार्यकारिणी गठित की गई है। सीएम शिंदे इस कदम को पार्टी पर अधिकार को मजबूत करने वाला कह रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे 50 लाख सदस्यों को शिवसेना के संविधान, इसके संस्थापक बाल ठाकरे और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष के प्रति वफादारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहें। द टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक जो है प्रमुखों को अगले कुछ दिनों में वफादारी का हलफनामा जारी करने को कहा जा सकता है। उपशाखा प्रमुख ठाकरे के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। शिवसेना नेताओं ने कहा कि ठाकरे को बिना शर्त समर्थन देने की प्रतिज्ञा का उद्देश्य शिंदे खेमे को पार्टी संगठन पर दावा करने से रोकना है और उनके इस दावे को मजबूत करने के लिए पहले से ही उन्हें राज्य विधायिका के बाहर रैंक और फाइनल का जो है समर्थन भी प्राप्त है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और बाण पर उनकी पकड़ को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। शिवसेना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि शिवसेना के लगभग 36 लाख प्राथमिक सदस्य हैं और ये संख्या जो है आगे भी बढ़कर 50 लाख हो सकती है। खेल तो हजारों की संख्या में खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन मुकाम वही हासिल करते हैं जो कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। एक खेल में ही 4 पदक जीतकर उदयपुर के चेलानी ने इतिहास रचा है। युग राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही गेम में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उनको उदयपुर के तैराकी कोच महेश पालीवाल ने ट्रेन किया है। यह प्रतियोगिता उड़ीसा में हुई। युग ने बताया कि उन्होंने 6 साल की उम्र से ही तैराकी शुरू कर दी थी। अभी युग की उम्र 15 साल है और वे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। युग ने बताया कि शुरू में कई तकलीफें आई, लेकिन माता पिता का साथ और कोच महेश सर की ट्रेनिंग ने यहां तक उनको पहुंचाया है। हर दिन महेश सर 3 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस कराते थे और तैराकी के गुण सिखाते थे। अब आगे की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु स्थित डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। वहीं प्रैक्टिस करूंगा और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी भी करूंगा। युग ने बताया कि वर्ष 2019 में स्कूल की नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 1 ब्रॉन्ज और 3 गोल्ड मेडल जीते थे। अभी हाल ही में खेली इंडिया प्रतियोगिता हुई
और इसमें जो है एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। अभी हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पहले दिन 200 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज, दूसरे दिन 200 मीटर बटरफ्लाई में सिल्वर, तीसरे दिन 400 मीटर इंडिविजुअल में गोल्ड और चौथे दिन 400 मीटर इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल जीता है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्टों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने दूध, दही और छाछ पर जीएसटी लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जय श्री कृष्ण, जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही और छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है, क्या अब दूध का जला छाछ को भी दूध का दूध और दूधो ना हो जैसे मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर निशाना साधा था। उन्होंने तब लिखा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सब पर जीएसटी की ओर से मार आम जनता पर पड़ी है। इससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव सामने आया, जो है गई तनख्वाह पानी में। आपको बता दें कि जीएसटी लगाने जाने पर महंगाई को लेकर संसद में भी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में गैस सिलेंडर, दूध, दही, गुड़, आटा और मखाना जैसी आम जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने के कारण जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, आज भारत को मिल जाएगा नया राष्ट्रपति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की पूछताछ अभी भी जारी। जिला प्रमुखों से बोले उद्धव ठाकरे, शिवसेना का करे पुनर्निर्माण, 50 लाख सदस्यों से ले वफादारी का शपथ पत्र। तैराकी में राजस्थान ने रचा इतिहास, 4 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। अखिलेश का तंज, जन्माष्टमी से पहले बीजेपी ने कृष्ण भक्तों को दी चोट, क्या दूधो ना हो जैसे मुहावरों पर भी लगेगा जीएसटी। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेगी, इसे लेकर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि टीएमसी आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अपनी राय रख सकती है और अपना रुख भी स्पष्ट करेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शाम को 5 बजे अपने काली घाट स्थित घर पर पार्टी के सदस्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा को 17 विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी, जिस पर टीएमसी ने कहा था कि वो 21 जुलाई को इस पर अपना रुख साफ करेगी। विपक्ष ने जहां एक तरफ मार्गरेट अल्वा तो वहीं एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज शाम 4 बजे काली घाट स्थित उनके आवास पर पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए पार्टी सांसदों के साथ विचार विमर्श भी करेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा भी कर सकती है। आपको बता दें कि मार्गरेट अल्वा ने सोमवार 18 जुलाई को विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। अल्वा के नामांकन के दौरान शरद पवार, राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेता भी मौजूद रहे, लेकिन टीएमसी ने नामांकन से अपने आप को दूर रखा। टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल नहीं हुआ। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन के लिए विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य में वर्तमान हालत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार राज्य में एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके परिवार के उत्पीड़न का नया सरकारी तरीका वो बन गया है। बसपा प्रमुख ने ट्विटर पर किए गए ट्वीट में लिखा कि बात बात पर एनएसए जैसे गंभीर धाराएं लगाना सरकार का फैशन हो गया है, ताकि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में अपनी विफलताओं पर पर्दा डाला जा सके। यह घोर अनुचित है। मामूली बात पर गैर जरूरी होने के बावजूद भी लोग गिरफ्तारी देते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गलत सरकारी नीतियों से पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है, जबकि सत्ताधारी पार्टी से अपने आप को जोड़ने वाले आपराधिक तत्व बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में अपराध नियंत्रण और कानून का राज कैसे संभव है? उन्होंने लिखा कि इसके अलावा अंधाधुंध गिरफ्तारी और लगभग असंभव होती जा रही जमानत का यह रोग इतने गंभीर और चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है कि इसके प्रति स्वयं देश के प्रधान न्यायाधीश ने चिंतित होकर देश को आगाह किया हुआ है। इसलिए यूपी सहित देश की सभी सरकारें जितनी जल्दी अपनी कार्य प्रणाली में जरूरी सुधार ले आए, देश और जनहित के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। ओम प्रकाश राजभर पर समाजवादी पार्टी की ओर से हमले तेज हो गए हैं। सपा नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने ओपी राजभर पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वो तो अखिलेश यादव को 24 घंटे एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने वाला नेता मानते थे। वो तो यही मानते थे कि अखिलेश यादव ही सरकार बदल सकते हैं। अचानक उन्हें जो समस्या हुई उसका किससे संबंध है? राजभर को बताना चाहिए कि जिस बीजेपी को गाली दे रहे थे, अमित शाह से लेकर सबको धोखेबाज और दलित पीड़ितों पर अत्याचार करने वाला बता रहे थे, उनकी राय अचानक रातों रात कैसे बदल गई? उदयवीर सिंह ने कहा कि हमारे लिए उनकी राय खराब हो सकती है, लेकिन जिनके लिए खराब थी उनके लिए अचानक कैसे अच्छी हो सकती है? अगर उनकी कोई बातचीत हो गई हो, कोई राजनीतिक रास्ता बन गया हो तो वो बताएं। विपक्ष में लड़ने की उनकी इच्छा नहीं रही। उन्हें लगता है कि सरकार के साथ रहो, आनंद लो, तो वैसे ही बात करें। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। हम तो लगातार कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। जो सीएम की तारीफ कर रहे हैं उनसे पूछा जाए वह झूठ क्यों बोलते हैं? अगर अपराध खत्म हुआ है तो नामांकन के समय उनका कॉलर पकड़कर किसने बेइज्जत किया था? गाजीपुर में चिल्ला रहे थे कि गांव में दौड़ाकर मारा गया, अपनी जान को खतरा बता रहे थे। सपा के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। अगर इतना रामराज्य था तो क्यों परेशान हुए? क्या उस समय सब झूठ था? उनके बयान कहते हैं कि उन्हें कोई होश नहीं है। सपा नेता ने कहा कि अगर वो बसपा के साथ जाएंगे तो लोग बहन जी और बसपा के लिए की गई खराब से खराब टिप्पणियों के बारे में बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ईडी की ओर से
की जाने वाली इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। पटना में कारगिल चौक से ईडी दफ्तर तक कांग्रेस ने जो है मार्च निकाला है। विरोध प्रदर्शन में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, प्रभारी भक्त चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे। अजीत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से इस मामले में घंटों पूछताछ हुई थी, अब सोनिया गांधी से होगी। यह झूठा मामला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस झुकेगी नहीं, ना ही डरेगी। संसद से सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। मोदी सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन अमृत महोत्सव के मुफ्त प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत भोपाल से हुई। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सभी भाई बहन अपने टिकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 16 जनवरी से 30 सितंबर तक अभियान चलाने का फैसला किया। इसके लिए मध्य प्रदेश दृढ़ संकल्पित है। सभी भाई और बहन अपने निकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के टीके के 2 डोज लग चुके हैं, लेकिन कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए यह प्रिकॉशन डोज जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी भाई बहनों, बेटा बेटियों से जिनकी आयु जो है 18 साल से ज्यादा है, वो निश्चित ना हो जाएं। कोरोना से सुरक्षा चक्र के लिए प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ 21 जुलाई से हो गया है और इसके तहत 18 से 59 साल के नागरिक मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज और सरकारी केंद्रों पर भी उपलब्ध है। रविवार को अन्य अवकाश पर टीका नहीं लगाया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन से यह महाअभियान निरंतर जो है वो जारी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, आज भारत को मिल जाएगा नया राष्ट्रपति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की पूछताछ अभी भी जारी। जिला प्रमुखों से बोले उद्धव ठाकरे, शिवसेना का करें पुनर्निर्माण, 50 लाख सदस्यों से ले वफादारी का शपथ पत्र। तैराकी में राजस्थान ने रचा इतिहास, 4 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। अखिलेश का तंज, जन्माष्टमी से पहले बीजेपी ने कृष्ण भक्तों को दी चोट, क्या दूधो ना हो जैसे मुहावरों पर भी लगेगा जीएसटी। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुवार सुबह दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल से एक दिन एडमिट रहने के बाद छुट्टी दे दी गई। भगवंत मान अस्पताल में अपनी पत्नी और बहन के साथ थे। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री को बुधवार की सुबह पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अपोलो में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और उन्हें इन्फेक्शन बताया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मान से अस्पताल में मुलाकात की थी। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को अमृतसर के पास जो है भारी गोलीबारी के बाद सिद्धू मूसावाला के 2 हत्यारों को मार गिराया गया था। सीएम मान ने बुधवार को पुलिस और गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स को राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बधाई दी थी। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की थी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आपने हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत भी दर्ज की है। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद पर हैं और पुलिस अपराध पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में खाकी का जरा भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। बुधवार को एक तरफ पशु तस्करों ने महिला दरोगा संध्या
टोपनों को वैन से कुचलकर मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार की हत्या का प्रयास किया गया। लगातार हो रही अपराधी वारदातों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि रांची में गौ तस्करों के द्वारा आदिवासी महिला दरोगा संध्या की हत्या और अब गिरिडीह जेलर की गाड़ी पर सरेआम गोली चलाकर उन पर जानलेवा हमला अपराधियों के निशाने पर व्यवसायी आम लोग ही नहीं बल्कि खुद पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैं। लगता है कि अब झारखंड का भगवान ही मालिक है। आपको बता दें कि जेलर के वाहन पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ये घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह पुलिस के पास घटी। फायरिंग करने के बाद अपराधी मौके से भागने में सफल रहे थे। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के सहारे पुलिस अपराधियों का पता लगा रही है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा को बुधवार की रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रात करीब 9 बजे के आसपास उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष ने यह गिरफ्तारी की है। बुधवार की रात डॉक्टर शशिनाथ झा अपने आवास पर ही थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा को 20 जुलाई 2022 को पटना हाईकोर्ट में सदे हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हो पाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कुलपति को गिरफ्तार कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि लहटा कॉलेज के अवकाश प्राप्त कर्मचारी की पेंशन भुगतान मामले में उन्हें हाईकोर्ट में उपस्थित होना था। इधर 20 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में वीसी के उपस्थित नहीं होने को लेकर कई कारण भी बताए जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद वीसी डॉक्टर शशिनाथ झा को पटना लाया जाएगा और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज पटना हाई कोर्ट में वह सदैव उपस्थित होंगे और इसकी गिरफ्तारी के बाद तरह तरह की चर्चा भी चारों तरफ हो रही है। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार का कहना है कि कुलपति को बुधवार 20 जुलाई 2022 को पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके। तब हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दरभंगा पुलिस को 21 जुलाई को हाई कोर्ट में उन्हें उपस्थित करने का आदेश दिया था, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा है। सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में पेश हैं। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी से नाराज कांग्रेस ने इसके विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई है। कांग्रेस सांसद, विधायक, मंत्री समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए कूच करेंगे। इसे लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज सोनिया गांधी ईडी से पूछताछ में कई तरह के सवालों के वो जवाब देंगी और काफी कुछ सामने भी आएगा। दरअसल यह सत्याग्रह नहीं है बल्कि दुराग्रह है। दरअसल वे इस मामले में बेल पर हैं। विभिन्न कोर्ट से उन्हें राहत मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब की पार्टी हो गई है, जिसके चलते अब ये है धीरे धीरे परत खुल रही है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे और उन पर लगाए गए आरोपों पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। संजय निषाद ने कहा है कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि 1-2 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से सरकार की किरकिरी होती है। कुछ अधिकारी अंदर से हाथी साइकिल होते हैं और कुछ ऊपर से कमल वाले हो जाते हैं। वहीं मंत्री संजय निषाद का कहना है कि समय आने पर उनका चरित्र सामने आता है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि ऐसी सूचना मिलने पर जांच होती है। जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी होती है। आगे भी ऐसे जितने अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। वहीं उन्होंने दिनेश खटीक के आरोप पर कहा कि किससे प्रेरित होकर क्या आरोप है, यह उनका निजी मामला है, लेकिन इन 100 दिन में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर 15 दिन में मंत्री समूह की बैठक होती है और उसमें सबको अवसर भी मिलता है और उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। संजय निषाद ने कहा कि 100 दिन में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें किसी ने आपत्ति जाहिर की हो और मुख्यमंत्री से संतुष्ट ना हुआ हो। दलितों का सभी वर्गों का बहुत सम्मान है, तभी सभी वर्गों से मिलकर योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसी का निजी मामला हो सकता है, उसमें पूरे समुदाय को नहीं कह सकते। कुछ मामले होंगे उनके वही बता सकते हैं, लेकिन दलित के साथ साथ कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसकी प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी चिंता ना करते हो, उनकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था ना करते हो। योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि सब लोग
जो है खुश रखने की सबके साथ में व्यवस्था भी है और सबको सत्ता का सुख, सबको सत्ता का स्वाद, सत्ता में न्याय, सुरक्षा और समृद्धि बीजेपी करके ही दिखा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।